ऑफिस में काम करता एक युवक जब एक फोन कॉल रिसीव करता है। फोन कॉल के दौरान एक अनजान शख्स उसे ब्लैकमेल करता है और उसे बिल्डिंग से जाने के लिए कहता है। युवक बाहर जाता है और अजनबी के संपर्क में रहता है जो उसे एक खाली सड़क पर चलने के लिए कहता है। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर उसने एक कार और एक आदमी को जमीन पर देखा। वह पुलिस को फोन करता है और फिर कार के पास जाता है। अचानक वह शख्स जमीन से उठ जाता है और युवक की बेरहमी से हत्या कर देता है। अगले दिन जॉन लूथर नाम का एक अधिकारी और उसका साथी मार्टिन अपराध स्थल पर पहुंचे और जांच की। जल्द ही लापता युवक की मां कोरिने यहां पहुंचती है। क्योंकि उन्हें शव नहीं मिला है, मां को यकीन है कि उनका बेटा कहीं है और जॉन लूथर ने उसे खोजने का वादा किया है। इस प्रक्रिया में बातचीत को सुनते हुए पास में एक मनोरोगी हत्यारा दिखाई देता है। इसके बाद हमें हत्यारे डेविड का पता चलता है। वह एक धनी शहर का व्यापारी और सीरियल किलर है जिसने युवा सफाईकर्मी को ब्लैकमेल किया और उसका अपहरण कर लिया। जॉन लूथर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेविड एक गुप्त एजेंट से संपर्क करता है क्योंकि वह उसके साथ एक खेल खेलना चाहता है। वह जॉन द्वारा एक पुलिस अधिकारी के रूप में किए गए विभिन्न अवैध कार्यों का गहन विश्लेषण करता है और इन विवरणों का उपयोग करता है उसके फायदे के लिए। इस वजह से जॉन को निकाल दिया जाता है और फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसे जेल ले जाया जाता है। दर्जनों पत्रकार उनसे सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। जेल में हर कोई जानता है कि जॉन एक पुलिस अधिकारी है, इसलिए वे पहले दिन से ही उससे नफरत करते हैं। अगले दिन जब जॉन जेल में नहा रहा था, कुछ कैदियों ने उस पर हमला किया। दूसरी ओर हम कोरिने को देखते हैं जिसे एक फोन आता है। दरअसल ये कॉल उनके बेटे का है जो आज सुबह लापता था। बेटा उसे एक पता देता है और वह तुरंत उसे खोजने के लिए वहां जाती है। वह एक व्हाइट हाउस के सामने पहुंचती है और फिर अपने बेटे को दोबारा बुलाती है। वह अंदर फोन की घंटी सुनती है और घर में प्रवेश करती है। वह फोन बजने का पीछा करती है और इस प्रक्रिया में अन्य लोग निवास पर पहुंचते हैं। कोरिने एक कमरे में पहुंचती है जहां वह अपने बेटे और अन्य पीड़ितों को फांसी पर लटका हुआ पाती है। डेविड ने खास तौर पर पीड़िता के माता पिता को बहला फुसलाकर घर में बुलाया है। एक बार जब सभी उपस्थित हो जाते हैं तो आग लग जाती है और घर और शरीर में आग लग जाती है। डेविड जो घर के बाहर खड़ा है खिड़की के पास आता है और खटखटाने लगता है। इसके बाद हमें रेन नाम की एक जासूस दिखाई देती है जो सोते समय एक फोन कॉल रिसीव करती है। उसे अपराध स्थल पर बुलाया जाता है और पीड़िता के पूरे कमरे को जला हुआ पाता है। 8 पीड़ितों की पहचान की गई है। पहचान और वर्षा नोट करती है कि पहला शिकार 11 साल पहले और आखिरी 1 साल पहले मारा गया था। इसलिए वह यह निष्कर्ष निकालती है कि हत्यारा बहुत सारे पैसे वाला पेशेवर है। जेल में जॉन को एक संख्या के साथ एक पत्र मिलता है। यह पता चला है कि डेविड ने एफएम रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए युवक की हत्या की रिकॉर्डिंग भेजी थी। डेविड उसे ताना मारता है और उसे बताता है कि वह हमेशा उसके करीब रहा है लेकिन उसे कभी नहीं देखा। जल्द ही एक सुरक्षा गार्ड आता है और जॉन रेडियो बंद कर देता है। सुरक्षा गार्ड उसे बताता है कि उसके पास एक आगंतुक है और वह युवक की मां कोरिने से मिलने जाता है। जब वह उससे आने का कारण पूछता है तो वह उसे अपने बेटे की मौत के लिए दोषी ठहराती है क्योंकि वह हत्यारे को खोजने में असमर्थ था। वह कार में लौटती है और हमें पता चलता है कि वह अपने बेटे के हत्यारे डेविड के साथ है। जाहिर है डेविड इस कठिन समय में उसे दिलासा देने का नाटक कर रहा है। बाद में जॉन फोन को सेल में छिपा लेता है और डिटेक्टिव रेन को कॉल करता है। वह कहता है कि वह मामले में मदद करना चाहता है लेकिन उसने यह कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि उसे हत्यारे की मदद की जरूरत नहीं है। वह उसे फिर से फोन न करने की चेतावनी भी देती है या वह आदेश देगी कि उसे एकांत कारावास में रखा जाए। बाद में रेन ने एक सहयोगी से जेल प्रहरियों को जॉन की संपत्ति जब्त करने का आदेश देने के लिए कहा। जल्द ही नायक उसे जेल से बाहर निकालने के लिए एक पुराने दोस्त मैक्केबे से संपर्क करता है। यह पता चला है कि कई साल पहले डेविड ने मैक्केबे की बेटी को मार डाला था और अब जॉन ने प्रस्ताव दिया कि वह हत्यारे को पकड़ ले। जल्द ही जेल प्रहरी आते हैं और जॉन से फोन लेते हैं। तब नायक 2 जेल प्रहरियों से मिलता है और जेल से भागने के लिए एक मोड़ बनाने की योजना बनाता है। शाम को बाहर कैदियों के बीच लड़ाई हो जाती है और उन्हें रोकने के लिए पहरेदारों को बुलाया जाता है। इस प्रक्रिया में सेल में एक कैदी खुद को मारने वाला है। एक आपातकालीन अलार्म बंद हो जाता है और कैदी को रोकने के लिए अंदर रहने वाले 2 गार्ड दौड़ते हैं। अचानक कैदी उन पर हमला करता है और उन्हें नीचे गिराने के बाद वह दूसरों की सेल को खोलता है। कैदी उसे मारने के लिए जॉन की सेल में जाते हैं। वह दरवाजा बंद कर देता है लेकिन एक कैदी उसकी कोठरी में पेट्रोल फेंक देता है और आग लगा देता है। जॉन उन्हें जलते हुए गद्दे से मारता है और उन्हें पीटना शुरू कर देता है। एक बिंदु पर वह 6 कैदियों से घिरा हुआ है जिन्होंने उसे पीटा। सौभाग्य से वह मुक्त होने और भागने का प्रबंधन करता है। जल्द ही विशेष बल की टीम आती है और एक फ्लैश ग्रेनेड फेंकती है। फिर अधिकारी बंदियों पर हाई प्रेशर वाले पानी और आदमी का छिड़काव करते हैं उन्हें रोकने के लिए। इसके बाद विशेष बल की टीम जॉन को पकड़ लेती है और उसे ले जाती है।
वह दूसरी जेल में ले जाने के लिए एक वैन में चढ़ जाता है। रास्ते में वैन को उसके पुराने दोस्त और उसकी टीम ने रोक लिया। वे उसे हथकड़ी से मुक्त करते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद हम डेविड को अपनी पूर्व पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता ले जाते हुए देखते हैं। जाहिर है कई साल पहले उसने एक फ्रांसीसी लड़के के साथ धोखा किया था। उसने उस लड़के की हत्या कर दी और उसकी पत्नी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। फिर उसने उसे व्हीलचेयर में डाल दिया ताकि वह उसे फिर कभी न छोड़े। मैके जॉन को एक गैरेज में ले जाता है जहां उसकी पुरानी कार है। जॉन अपने दोस्त को कुछ पैसे देता है और मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देता है। इस बीच डिटेक्टिव रेन को सूचित किया जाता है कि जॉन जेल से भाग गया है। इसलिए वह जॉन के दोस्त मार्टिन नामक एक पूर्व जासूस से मिलने जाती है। वह उससे जॉन को खोजने में मदद मांगती है। मार्टिन जेल जाता है और जॉन की सेल की जांच करता है। वह रेडियो पर आवाज की रिकॉर्डिंग पाता है और रेन को उस स्थान का पता लगाने के लिए कहता है जहां सिग्नल उत्पन्न हुआ था, क्योंकि जॉन निश्चित रूप से वहां जा रहा है। दरअसल वह सही है क्योंकि जॉन पहले से ही काम करने के लिए तैयार है और वह जगह मिल गई है जहां रेडियो पर सिग्नल प्राप्त किया गया था। यहां से जॉन की मुलाकात रेडियो होस्ट से होती है। जॉन को देखकर रेडियो होस्ट भाग जाता है उसे, और जब वह उसे पकड़ लेता है तो वह उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है। रेडियो होस्ट का कहना है कि उसे रेडियो पर उस वॉइस रिकॉर्डिंग को चलाने के लिए मजबूर किया गया था। दुर्भाग्य से वह खुद डेविड को नहीं जानता और न ही उसे कभी देखा है। डेविड उसके साथ केवल टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से संवाद करता है। साथ ही डेविड एक ही नंबर का एक दिन से अधिक समय तक उपयोग नहीं करता है। इस बीच पुलिस इस इमारत की ओर जा रही है और जॉन को जाने के लिए मजबूर किया जाता है। जब पुलिस आती है तो वह पहले ही भाग चुका होता है और वे केवल रेडियो होस्ट पाते हैं। डेविड अपने सहयोगी से बात करते हुए दृश्य बदल जाता है। वह डेविड को कुछ अपहरित लोगों को बंधक बनाकर दिखाता है जिन्हें डार्क वेब पर लाइव प्रताड़ित किया जाएगा। इसके बाद जॉन अपने दोस्त डिटेक्टिव मार्टिन को फोन करता है और उसे बताता है कि उसके पास हत्यारे का नंबर है। वह उसे नंबर ट्रेस करने के लिए कहता है क्योंकि कल यह संभव नहीं होगा। मार्टिन सहमत है और कहते हैं कि वह उन्हें 15 मिनट में फोन करेंगे। फिर मार्टिन डेविड के नंबर का पता लगाने के लिए रेन को एक साथ काम करने के लिए मना लेता है। बाद में जॉन डेविड का स्थान प्राप्त करता है लेकिन उससे कहता है कि वह उससे संपर्क न करे। पुलिस जॉन के ठिकाने पर पहुंच रही है। राइन की योजना जॉन और डेविड दोनों को पकड़ने की है। हम देखते हैं कि इमारतों की छतों पर कई लोग हैं जिनके साथ गोप्रोस जुड़ा हुआ है। जॉन डेविड के सेल फोन पर कॉल करता है और जब बाद वाला उसे देखता है तो वह भागने लगता है। डेविड एक निर्दोष व्यक्ति को बंधक बना लेता है और जॉन को रुकने की धमकी देता है। जल्द ही इमारतों पर मौजूद लोग कूदना शुरू कर देते हैं जिससे भीड़ में भगदड़ मच जाती है। पुलिस आती है और डिटेक्टिव रेन जॉन को हाथ उठाने का आदेश देती है। इस प्रक्रिया में डेविड भाग जाता है और जॉन उसका पीछा करता है। डेविड मेट्रो में और फिर एक सुरंग में भाग गया। जॉन उसका पीछा करता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। दुर्भाग्य से एक अधिकारी आता है और डेविड को बचाते हुए जॉन के सिर पर वार करता है। अपनी सांस पकड़ने के बाद डेविड ने अधिकारी की जांघ काट दी और भाग गया। वह अधिकारी के गंभीर घाव की देखभाल करना बंद कर देता है। टीम का दूसरा हिस्सा भी आता है और घायल अधिकारी जॉन को डेविड को पकड़ने के लिए कहता है। बाद में डेविड एक भ्रष्ट जासूस को बुलाता है और उसे जॉन की देखभाल करने के लिए कहता है। फिर डेविड अपने सहयोगी आर्केड को बुलाता है और उसे शो शुरू करने के लिए कहता है। जॉन एक परित्यक्त घर में जाता है और अपने घावों का इलाज करता है। वह डेविड के बारे में बात करने के लिए रेन को बुलाता है और कैसे वह अपने पीड़ितों को ब्लैकमेल करता है। अन्य अधिकारी उसकी स्थिति का पता लगाते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन जॉन पहले ही जा चुका है। बाद में डिटेक्टिव रेन ने अपनी बेटी को फोन किया, उसे यह बताने के लिए कि वह आज शाम को बाद में आएगी। डेविड रेन के घर में घुस जाता है और उसकी बेटी का अपहरण कर लेता है। इस बीच जॉन कोरिने से यह बताने के लिए मिलता है कि वह डेविड को पकड़ने के बहुत करीब है। जॉन उससे कुछ प्रश्न पूछता है और उसे पता चलता है कि कोरिन एक नए व्यक्ति से मिला है जो इस कठिन समय में उसे दिलासा दे रहा है। यहाँ जॉन को पता चलता है कि वह आदमी वास्तव में डेविड है, जो बाद में अपनी बेटी के फोन से वर्षा को बुलाता है और जॉन की देखभाल करने का आदेश देता है यदि वह अपनी बेटी को बचाना चाहता है। नतीजतन वर्षा ने जॉन को फोन किया और प्रस्ताव दिया कि वे डेविड को खोजने के लिए एक साथ काम करें, लेकिन वास्तव में वह अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे व्यवसाय से बाहर करना चाहती है। जॉन और रेन मिलते हैं और वह उसे डेविड के पास ले जाने के लिए ट्रंक में घुसने की धमकी देती है। हालांकि उसे पता चलता है कि वह गलत काम कर रही है और अनिच्छा से साथ काम करने के लिए सहमत हो जाती है। दोनों डेविड की पूर्व पत्नी से मिलने जाते हैं और पता लगाते हैं कि वह अपने डरावने शो कहाँ करता है। पत्नी ने खुलासा किया कि लाल बंकर, जहां वह लोगों को प्रताड़ित करता है, नॉर्वे के एक घर में है। भ्रष्ट जासूस डेविड को फोन करता है और उसे सूचित करता है रेन नॉर्वे के लिए रवाना हो गई है। इस बिंदु पर डेविड को पता चलता है
कि उसकी पूर्व पत्नी ने उसे धोखा दिया है और वह भ्रष्ट जासूस को उसे मारने का आदेश देता है। वह रात में भ्रष्ट जासूस डेविड के घर में प्रवेश करता है और उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन इस हमले की आशंका वाले पुलिसकर्मी द्वारा रोक दिया जाता है। भ्रष्ट जासूस 2 बार नहीं सोचता और जहर का इंजेक्शन लगाकर खुद को मार लेता है। जॉन और रेन नॉर्वे में डेविड के घर पहुंचे और रेन की बेटी को मृत पाया। हालांकि जब रेन शरीर को करीब से देखती है तो उसे पता चलता है कि यह उसकी बेटी नहीं है। अचानक डेविड का सहयोगी आता है और वर्षा को मारता है और उसकी गर्दन को दूसरी तरफ बांध देता है। जॉन चलता है और आता है और एक तहखाना जहां डेविड द्वारा उस पर हमला किया जाता है। जॉन एक कुर्सी से बंधा हुआ उठता है और डेविड अपना शो द रेड बंकर शुरू करता है। इस स्थान पर वह अपने अनुयायियों के लिए अपहरित पीड़ितों को लाइव स्ट्रीम पर प्रताड़ित करता है। वह वर्षा को जॉन को प्रताड़ित करने के लिए मजबूर करता है या वह उसकी बेटी को मार डालेगा। इसलिए वर्षा जॉन के पेट में छुरा घोंपने के लिए मजबूर है। इसके बाद वह जॉन को हथौड़े से वर्षा को घुटने में मारने का आदेश देता है। हालांकि जॉन ऐसा करने में विफल रहता है और खुलासा करता है कि डेविड की पूर्व पत्नी ने पुलिस को इस पते की सूचना दी है। अचानक शो देखने वाले दर्शक खोजे जाने के डर से साइट छोड़ना शुरू कर देते हैं। डेविड भागने की कोशिश करता है और जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं जॉन उसका पीछा करता है। दूसरी ओर वर्षा और उसकी बेटी अंदर फंस जाता है और लड़ने की कोशिश करता है। डेविड का सहायक डेविड एक कार में चढ़ जाता है और जॉन अंदर कूदने में सफल हो जाता है। काफी मशक्कत के बाद कार ठंडे पानी में गिर गई। जॉन डेविड का फोन प्राप्त करने का प्रबंधन करता है और लड़कियों को मुक्त करने के लिए बंकर के दरवाजे खोलता है। जल्द ही पुलिस हेलीकॉप्टर से पहुंचती है। वहां खलनायक पानी के नीचे फंस जाता है और मर जाता है। जॉन मरने वाला है, लेकिन सौभाग्य से उसे गोताखोरों ने बचा लिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार करना होगा क्योंकि वह जेल से भाग गया था। हालांकि कुछ महीने बाद ठीक होने के बाद जॉन को MI5 के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संपर्क किया जो उसे जेल लौटने के बजाय नौकरी की पेशकश करता है। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।